दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। पिछली वीडियो में हमने क्रिया के भेदों में से कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और उनके नियमों को देखा। आज की वीडियो में हम संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद देखेंगे। तो देखते हैं, संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं, जिसमें पहला है संयुक्त क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं मिलकर पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, तो ऐसी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। अगला बिंदु है कि संयुक्त क्रिया में सामान्य क्रिया, क्रिया विशेषण और कृदंत क्रिया का मेल हो सकता है। आगे मुख्य क्रिया एवं रंजक क्रिया मिलकर संयुक्त क्रिया की रचना हो सकती है। जैसे इस समय वह पढ़ रहा होगा, तो इस वाक्य में पढ़ना, रहना और होना क्रिया है। अगला वाक्य है छात्राओं को अब जाने दो, तो इस वाक्य में जाना और देना क्रिया है। और है कि मैं यदा कदा उससे मिल लिया करता हूँ, तो इस वाक्य में मिलना, लेना, करना और होना क्रिया है। तो जिस वाक्य में एक से अधिक क्रिया हो तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य में की जो क्रिया होती है वह मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया से मिलकर संयुक्त क्रिया की रचना होती है। अब हम विशेष में देखते हैं कि मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देना रंजक क्रिया कहलाते हैं। जैसे उठना, ये एक मुख्य क्रिया है। बरसाती बादलों को देखकर उसका मन मयूर नाच उठा, तो इसमें यहाँ पर उठना क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो ये रंजक क्रिया है। ऐसे ही ये मरना मुख्य क्रिया है और ये वाक्य है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मर गया। और है लड़ झगड़ कर वह अपना हिस्सा ले मरा, तो जब मुख्य क्रिया की विशेषता बताई जाएगी तो वहाँ पर रंजक क्रिया होगी। अगली क्रिया है सहायक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया के कालों की रचना हो, जैसे है, हो, हूँ, रहा, रही, रहे, था, थी, थे, होगा, होगी, होगे, तो वहाँ पर सहायक क्रिया होगी। और हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना है। जैसे मुख्य क्रिया नहीं होगी, वहाँ पर सहायक क्रिया भी नहीं होगी। जैसे मेरे पिताजी अध्यापक हैं, तो इस वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं है, तो इसमें सहायक क्रिया है। अगला है बच्चे झगड़ रहे हैं, तो इसमें झगड़ना मुख्य क्रिया है और जो रहे हैं ये सहायक क्रिया है। आगे है कि क्रिया में लिंग, वचन, काल और वाच्य ये विकारक हैं के आधार पर रूपांतरण होता है। क्रिया में कारक के आधार पर रूपांतरण नहीं होता है। अब अगली क्रिया है नाम धातु क्रिया। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण
किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ ये संज्ञा पद है, हथिया ये नाम धातु है और हथियाना ये क्रियापद है। ऐसे ही सूखा विशेषण है, सूखा नाम धातु भी है और सुखाना क्रिया है। अगला है कि अपना सर्वनाम है, अपना नाम धातु भी है और अपनाना क्रिया है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं, जैसे बात संज्ञा पद है और इसका क्रिया बनी बतियाना। ऐसे ही हाथ संज्ञा पद है और क्रिया हथियाना। पानी संज्ञा है और क्रिया पनियाना। गर्म ये विशेषण है और क्रिया बनी गर्माना। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं। लालच, तो लालच विशेषण है और क्रियापद बनेगा ललचाना। अपना सर्वनाम है और क्रिया अपनाना। नर्म विशेषण है और क्रिया नरमाना। ऐसे ही चिकना ये विशेषण पद है और क्रिया है चिकनाना। चमचम की चमचमाना। मैं की मेमियाना। गिड़गिड़ गिड़गिड़ाना। छटपट छटपटाना। थरथर थरथराना। तो इस तरह से हमने यहाँ कुछ उदाहरणों को देखा। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो नाम धातु क्रिया है वह संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द के साथ प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है। अगली क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करते हुए किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में ताल बनवाया। इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया है बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे ताल का निर्माण करवाया है, इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। ऐसे ही कुछ और वाक्य हैं। राम धोबी से कपड़े धुलवाता है। माँ बच्चे को दवाई पिलवाती है। शुभम दर्जी से कपड़े सिलवाता है। सोहन मुकेश से पत्र लिखवाता है। राम श्याम से चित्र बनवाता है। तो इन वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया है। आगे देखते हैं विशेष में कि सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं और है कि कहलाना के स्थान पर दिखलाना का प्रयोग होता है। मूल धातु के प्रथम वर्ण ओ का औ हो जाता है। जैसे छोड़ना मूल धातु है और जब इससे प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी तो छुड़ाना और छुड़वाना। ऐसे बोलना बुलाना या बुलवाना। अगला बिंदु है कि सकर्मक क्रिया से प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए मूल धातु में आ और वा जोड़ते हैं। जैसे सुनना मूल धातु है और इससे जो क्रिया बनी सुनाना सुनवाना। ऐसे करना मूल धातु से कराना करवाना। अगला बिंदु है कि कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनके प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते हैं। जैसे होना पछताना आना लजाना पानी सकना रहना चाहना। तो ये क्रियापद हैं, इनकी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं बनती हैं। अगली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया
दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। अगला बिंदु है कि इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती है। तो ये क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया, इसे ध्यान में रखेंगे कि इनमें जो विकारक कुछ पद हैं, वचन, पुरुष, काल, इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह क्रिया हमेशा अव्यय या क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। अगला बिंदु है कि मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। जैसे राम खेल कर चला गया, तो यहाँ पर खेलना मूल धातु है और इसमें कर जोड़ने से ये पूर्वकालिक क्रिया बन गई। ऐसे ही वह पढ़कर खेलेगा, धर्मेंद्र पढ़कर सो गया। अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं। अगला बिंदु है कि किसी मूल धातु के साथ के, कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। जैसे धातु प्लस के, जैसे उठ धातु में के जोड़ने से उठ के, ऐसे ही उठ धातु में कर जोड़ने से उठ कर, और उठ धातु में कर के जोड़ने पर उठ करके। तो धातु में अगर हमें पूर्वकालिक क्रिया बनानी है तो उसमें हम के, कर या कर के जोड़ करके क्रिया बना सकते हैं। आगे है कि इसे पूर्वकालिक कृदंत भी कहा जाता है। अगला वाक्य है कि यदि वाक्य में दोनों क्रियाएं साथ साथ हों तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया न होकर क्रिया विशेषण होता है। तो इस वाक्य को विशेष ध्यान रखना कि यदि दो क्रियाएं साथ प्रयुक्त हुई हों तो वहाँ पर फिर पूर्वकालिक क्रिया नहीं होगी, वहाँ पर क्रिया विशेषण होता है। जैसे अंशु खाकर आएगी, तो यहाँ पर एक तो खाकर है, यह खाना मूल क्रिया में कर जुड़ा है, लेकिन साथ ही आना भी क्रिया है, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण है, यहाँ पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। पांचवी क्रिया है कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। मित्रों, यहाँ पे ये प्रत्यय शब्द हैं, ये गलत है, एक या और आएगा। जिस तरह से यहाँ पे प्रत्यय लिखा है ऐसे ही यहाँ प्रत्यय, तो इसे सुधार कर लेना। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे ये चल में अगर हम प्रत्यय लगाते हैं तो इससे क्रिया बनती है चलना, चलता, चलकर। लिख से लिखना, लिखता, लिखकर। कह से कहना, कहता, कहकर। बह से बहना, बहता, बहकर। तो ये मूल क्रिया में प्रत्येक योग से जो कृदंत क्रिया बनी है। अब हम इनके वाक्य में प्रयोग देखेंगे। जैसे डाल पर चहचहाते हुए पक्षी सुंदर लगते हैं, तो यहाँ पर जो चहचहाते हुए हैं ये यहाँ पर क्रिया है। ऐसे ही है अभ्यारण्य में भागते हुए हिरण या हरिण मनमोहक है, तो यहाँ पर जो क्रिया है वो भागते हुए है। वह खेलते हुए गिर गया। नदियों का बहता जल सदैव शुद्ध होता है। तो जो इन वाक्यों में जैसे
पहले वाक्य में यहाँ पर चहचहाना क्रिया है, दूसरे में भागते हुए, तीसरे में खेलता और चौथे वाक्य में बहता। तो इन वाक्यों में ये क्रिया प्रयुक्त हुई है तो ये कृदंत क्रिया है। आगे देखते हैं विशेष में कि मूल धातु में ना जोड़ने से क्रियार्थक संज्ञाएं बनती हैं। अगर हम मूल धातु में ना जोड़ देंगे तो वहाँ पर क्रियार्थक संज्ञाएं बनती हैं। अगला वाक्य है कि जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो तो वहाँ पर भी क्रियार्थक संज्ञाएं होती हैं। अगला बिंदु है कि ऐसी क्रियाओं का प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं होना चाहिए। जब हम किसी मूल धातु में ना जोड़ते हैं तो उस क्रिया का प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं करना चाहिए, उसका प्रयोग हम वाक्य के प्रारंभ में या मध्य में करते हैं। अगला बिंदु है कि ऐसी क्रियाएं किसी वाक्य के आरंभ या मध्य में आती हैं। कुछ वैयाकरण इन्हें क्रियार्थक संज्ञा भी कहते हैं, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लिखना भी एक साधना है, तीसरा है कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, उसे देखना अच्छा लगता है, जीना एक कला है, देश के लिए मरना श्रेष्ठ है, तुझे हंसना अच्छा लगता है, और है तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। तो इन वाक्यों में करना, हंसना, मरना, जीना, देखना, पढ़ना, लिखना, टहलना, तो ये मुख्य क्रियाओं में ना जुड़ने से जो क्रियार्थक संज्ञाएं बनी हुई हैं तो ये या तो प्रारंभ में प्रयोग हुई है या वाक्य के मध्य में। इनका प्रयोग कभी भी वाक्य के अंत में नहीं किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद उनके बारे में जाना। अब हम अगले वीडियो में काल के आधार पर जो क्रियाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हम मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।